नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का विक्ट्री ऑफ IAS20 के यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज हम संविदा वर्ग 3 का जो पेपर होता है उसमें एक टॉपिक है इन्वायरमेंट में ग्लोबल वार्मिंग यानी कि वैश्विक तापन, है ना। तो इसके बारे में साथियों हम बात करेंगे, बिल्कुल डिटेल से बात करेंगे और एक ही वीडियो में आपका पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ग्लोबल वार्मिंग यानी कि वैश्विक तापन, ये टॉपिक का नाम है। आखिर इसका अर्थ क्या होता है? ग्लोबल वार्मिंग यानी कि वैश्विक तापन का अर्थ क्या होता है? तो यहाँ पर साथियों आप देखेंगे इसका अर्थ होता है वायुमंडल, यानी कि जो पृथ्वी का वायुमंडल है और इसके अलावा जो सागर या फिर महासागर हैं उनके औसत तापमान में जो साथियों वृद्धि हो रही है उसी को हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। तो ये रही साथियों यहाँ पर ये परिभाषा की, माने कि जो पृथ्वी का वायुमंडल है और सागर महासागर है इनके अगर एवरेज तापमान में या टेम्परेचर में वृद्धि होती है तो उसको हम क्या कहते हैं? ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। अच्छा, पृथ्वी का तापमान जो बढ़ रहा है या फिर सागरों का तापमान जो बढ़ रहा है उसका कारण क्या है? साथियों, उसका कारण है ग्रीन हाउस गैसें। ग्रीन हाउस गैसें उस तापमान बढ़ने का मुख्य कारण है। तो आइए देखते हैं कैसे ये ग्रीन हाउस गैसें पृथ्वी के टेम्परेचर को बढ़ा देती हैं। देखिए साथियों, जो ग्रीन हाउस गैसें होती हैं इनमें एक क्वालिटी होती है, यानी कि एक इनकी प्रकृति होती है कि ये ऊष्मा को सोख लेती हैं, यानी कि ये ऊष्मा को अवशोषित कर लेती हैं, जिसके कारण क्या होता है साथियों, वातावरण गर्म बन जाता है ना। जैसे आपको फॉर एग्जांपल एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं कि जैसे आप लोग ठंडियों में कंबल ओढ़ के सोते हैं तो आपकी जो बॉडी की हीट है या एनर्जी है, यानी कि जो ऊष्मा है वो कंबल से बाहर नहीं निकल पाती है। इसी कारण से साथियों कंबल के अंदर आपको गर्म महसूस होता है ना। तो मतलब बॉडी की अगर टेम्परेचर बाहर नहीं निकलेगी तो यहाँ पर वो आपको यहाँ पर गर्मी महसूस होगी। तो इसी तरह से कुछ कंबल की तरह साथियों हमारे वायुमंडल में ये ग्रीन हाउस गैसें पृथ्वी को ऊपर से घेरे हुए हैं, है ना, चारों तरफ से। तो सूर्य का प्रकाश ऊपर से जब आता है, सूर्य की किरणें तो पृथ्वी में पड़ती हैं और पृथ्वी में पड़ने के बाद कुछ भाग तो पृथ्वी के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, लेकिन साथियों जो विकिरण होते हैं ये फिर वापस जाने लगते हैं बाहर। लेकिन जब विकिरण वापस जाते हैं बाहर तो ये ग्रीन हाउस गैसें जो यहाँ पर एक लेयर बना के ऊपर बैठी हैं ये उन गैसों को अवशोषित कर लेती हैं और यही साथियों ग्रीन हाउस गैसें, ये तो वायुमंडल में है तो ये गैसें गर्म हो जाती हैं, इनके कण यानी कि पार्टिकल, और गर्म होने के कारण पूरा वातावरण आपका गर्म हो जाता है। तो आप सोचिए अगर ग्रीन हाउस गैसों की साथियों संख्या लगातार बढ़ती जाएगी, यानी कि इनकी संख्या नहीं मात्रा कहेंगे, ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा लगातार बढ़ जाएगी तो यहाँ पर क्या होगा कि ये ज्यादा प्रकाश को अवशोषित करेंगी, यानी कि जो विकिरण लौट रहे हैं इनको ज्यादा अवशोषित करेंगी और अवशोषित करने के कारण टेम्परेचर, पृथ्वी के टेम्परेचर को ये बढ़ा देंगी। ठीक है ना। तो इसका कारण क्या है? ग्रीन हाउस गैसें जो है साथियों ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण है। अभी हम सब देखेंगे कि कौन कौन सी गैसें ग्रीन हाउस गैसें हैं, है ना, बहुत सारी चीजें इसमें। अच्छा, इसकी संकल्पना आखिर किसने दी थी? ग्रीन हाउस गैसों की साथियों संकल्पना किसने दी थी? तो संकल्पना की अगर हम साथियों बात करें, यहाँ पर जोसेफ फोरियर करके एक वैज्ञानिक हैं, 1824 में इन्होंने ग्रीन हाउस गैसों की साथियों संकल्पना दी थी 1824 में। क्लियर? ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, यहाँ पर हमने थोड़ा सा चित्र बना के समझाने की कोशिश की है कि सूर्य का प्रकाश जैसे आता है, ये आपका सरफेस है यानी कि पृथ्वी है ना, यहाँ पर हम निवास करते हैं। ये है पृथ्वी का वायुमंडल, यहाँ से ये क्या है साथियों? पृथ्वी का वायुमंडल है। देखिए सूर्य का प्रकाश यहाँ से आता है यानी कि ये किरणें आती हैं, जब लेकिन ये कण बाहर निकलते हैं यानी कि हीट जब बाहर निकलने की कोशिश करती है तो वायुमंडल में क्या है? यहाँ पर ग्रीन हाउस गैसें हैं साथियों। ये ग्रीन हाउस गैसें ना इन विकिरण को अवशोषित कर लेती हैं, जिसके कारण ये गर्मी यानी कि ऊष्मा लौट नहीं पाती है और वायुमंडल में ही यहाँ पर कैद हो जाती है, जिस कारण वायुमंडल का पूरा तापमान बढ़ जाता है। और यही तो यहाँ पर लिखा परिभाषा में, वायुमंडल या फिर सागरों के जो औसत तापमान में वृद्धि हो रही है वही क्या है? ग्लोबल वार्मिंग है ना। तो इस तरह से अच्छा, ग्रीन हाउस का अगर हम बात करें साथियों, ग्रीन हाउस यहाँ पर एक तरह से घर भी बनाए जाते हैं यहाँ पर, है ना। जैसे ठंडे एरिया होते हैं साथियों, ग्रीन हाउस वहां पर बनाए जाते हैं, कृत्रिम ग्रीन हाउस कहते हैं, जहां पर तापमान बहुत ज्यादा कम होता है क्योंकि वहां पर पौधों को उगाने के लिए एक निश्चित मात्रा में टेम्परेचर चाहिए। क्योंकि ऐसे एरिया जहां पर टेम्परेचर बहुत लो हो जाता है तो वहां पर लोग क्या करते हैं? पौधों को उगाने के लिए कांच के बड़े बड़े घर बना देती हैं साथियों, कांच के घर बना देती हैं और घर के अंदर ग्रीन हाउस गैसें भर दी जाती हैं काफी ज्यादा मात्रा में, है ना। तो ग्रीन हाउस गैस अगर ज्यादा भर दी जाएगी तो जो प्रकाश आएगा कांच के अंदर प्रवेश कर जाएगा, लेकिन जो विकिरण अब कांच से बाहर निकलेगा, कांच से बाहर जो विकिरण साथियों निकलेगा वो विकिरण बाहर नहीं निकल पाएगा, अंदर ही ग्रीन हाउस गैसें उसको क्या कर लेंगी? अवशोषित
कर लेंगे। तो इस कारण से अंदर तापमान बन जाता है, बैलेंस हो जाता है ठंडे क्षेत्रों में, और पौधों के लिए ये काफी महत्वपूर्ण होता है। लेकिन साथियों अगर ओवरऑल पृथ्वी का टेम्परेचर लगातार बढ़ता रहा तो ये तो पौधों के लिए, मनुष्यों के लिए और जीवों के लिए या जानवरों के लिए बहुत ही ज्यादा हानिकारक है, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल एक छोटा सा एग्जांपल और आपको देते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई बंद कांच वाली एक 4 व्हीलर खड़ी कर दी जाए और उसके मतलब चारों तरफ से धूप आ रही हो वहां पर, तो होगा क्या एक्चुअल में साथियों कि अंदर प्रकाश जाएगा लेकिन वो प्रकाश कांच से बाहर नहीं निकल पाएगा, तो गाड़ी के अंदर टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अगर ऐसे किसी व्यक्ति को बंद भी कर दिया जाए धूप में तो हो सकता है कि साथियों उस व्यक्ति को घुटन महसूस हो या कोई अन्य भी प्रकार की समस्या हो सकती है इस तरह से, है ना। ग्रीन हाउस गैसें साथियों पूछी जाती हैं आपसे एग्जाम में कि आखिर कौन कौन सी गैसें ग्रीन हाउस गैसें हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ओजोन एक ग्रीन हाउस गैस है, यानी कि O3 क्या है, एक ग्रीन हाउस गैस है। मीथेन CH4 ये भी साथियों क्या है, ग्रीन हाउस गैस है। और नाइट्रस ऑक्साइड यानी कि N2O ये भी साथियों ग्रीन हाउस गैस है। इनके नाम याद रखना है क्योंकि ऑप्शन में इस तरह से आ जाते हैं और निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो इस तरह से पहचानना पड़ता अपन को। क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये भी एक ग्रीन हाउस गैस है, यानी कि CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और इसके अलावा साथियों कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 ये क्या है, ग्रीन हाउस गैस है। और जल वाष्प ये विशेषकर आपको ध्यान रखना है, जल वाष्प भी साथियों ग्रीन हाउस गैस है ना, ये भी ग्रीन हाउस गैस है। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन ये भी ग्रीन हाउस गैस है इत्यादि। तो ये साथियों सारी क्या है, ये ग्रीन हाउस गैसें हैं जो आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। अच्छा, उत्सर्जन कहां से कितना होता है ये भी पेपर में पूछा जाता है। वर्ग 3 के लिए हम पढ़ा रहे हैं, पर्यावरण सब्जेक्ट है ना। तो पावर स्टेशन जो होते हैं साथियों, पावर स्टेशन मतलब जहां से बिजली बन रही है, तो वहां से साथियों भारत में अगर हम देखें तो 21.3% अगर हम ओवरऑल देखें तो 21.3% तो ग्रीन हाउस गैसें यहीं से उत्सर्जित हो रही हैं, ये याद रखना है। इंडस्ट्रियल यानी कि जो उद्योग है वहां से 16.8% ग्रीन हाउस गैसें उत्सर्जित हो रही हैं। ट्रांसपोर्ट यानी कि यातायात, तो यहां से साथियों 14% ग्रीन हाउस गैसें उत्सर्जित होती हैं। बायोमास यहां से 10%, और एजी मतलब एग्रीकल्चर होता है साथियों इसका मतलब, तो एग्रीकल्चर सेक्टर से 12.5% ग्रीन हाउस गैसें निकलती हैं कुल मिलाकर, है ना। और जो बाकी जो कचरा वगैरह जलाया जाता है उसे 3.4% यहां से ग्रीन हाउस गैसें निकलती हैं, ठीक है ना। तो ये आपको परसेंटेज साथियों यानी कि प्रतिशत भी आपको ध्यान रखना है। बिल्कुल महत्वपूर्ण चीजें हम आपको बता रहे हैं, एज इट इज आपको याद रख लेना है, वर्ग 3 के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है ना। अच्छा, ग्रीन हाउस यानी कि ग्लोबल वार्मिंग जो हम पढ़ रहे हैं इसका दुष्परिणाम क्या है साथियों, ग्लोबल वार्मिंग है ना, इसका दुष्परिणाम क्या है। तो साथियों पहली बात तो पृथ्वी के टेम्परेचर में वृद्धि हो जाती है ना, पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है जो कि मनुष्यों के लिए, पौधों के लिए, जानवरों के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक है। जब टेम्परेचर साथियों पृथ्वी का बढ़ जाएगा तो ग्लेशियर्स का पिघलना भी तय है, ग्लेशियर भी साथियों पिघल जाएंगे, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर ग्लेशियर भी पिघलने लगेंगे। और इसके अलावा जो मौसमी घटनाएं होती हैं उनमें बड़ा बुरा प्रभाव पड़ता है, विभिन्न प्रकार की मौसमी घटनाओं में, है ना। और इसके अलावा साथियों अम्ल वर्षा जैसी समस्याएं होने लगती हैं, समुद्र का इससे अम्लीकरण हो जाता है, समुद्र में अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे समुद्री मछलियां और विभिन्न प्रकार के जीवों के लिए वो काफी ज्यादा नुकसानदायक होता है। और इसके अलावा पौधों पर, पशु और मनुष्यों पर भी कई प्रकार की बीमारियों का प्रकोप हो जाता है, इसके दुष्परिणामों में हमने यहाँ पर साथियों देखा है, ठीक है ना, ग्लोबल वार्मिंग के। अच्छा, ग्लोबल वार्मिंग जिस तरह से जलवायु परिवर्तन हो रहा है हमारी दुनिया में, उसके लिए क्या दुनिया ने कुछ उपाय किए हैं, कोई समझौता किया है, कोई कन्वेंशन किया है, तो कुछ चीजें आपको एक्स्ट्रा यहाँ पर हम बता देंगे ताकि एग्जाम में अगर आता है तो आपको बन जाए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले साथियों ये आपको ध्यान रखना है, स्टॉकहोम सम्मेलन ये मानव पर्यावरण पर पहला एक संयुक्त सम्मेलन हुआ है जो कि जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए, जलवायु परिवर्तन को बचाने के लिए किया गया था। 1972 में साथियों स्टॉकहोम सम्मेलन ये किया गया था। और इसी के 20 वर्ष बाद यानी कि 20वीं वर्षगांठ पर रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन किया गया था साथियों 1992 में। रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन ये आखिर क्या है साथियों, रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन ये रियो डी जेनेरियो एक शहर है ब्राजील देश के अंदर। तो वहां पर काफी सारे देश आपस में बैठे और उन्होंने डिसाइड किया कि जिस तरह से साथियों जलवायु परिवर्तन हो रहा है हम उसको बचाने के लिए एक सम्मेलन करेंगे और उसके लिए अलग अलग तरह से हर एक देश प्रयास करेगा जो भी यहाँ पर
बैठक में जा रहे हैं, है ना। तो इसी के परिणाम स्वरूप साथियों UNFCCC एक समझौता यहाँ पर किया गया, संगठन बनाया गया, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन द क्लाइमेट चेंज। इसका पूरा नाम क्या होता है? यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क, C फॉर कन्वेंशन ऑन द क्लाइमेट चेंज, CCC का मतलब कन्वेंशन ऑन द क्लाइमेट चेंज, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये 1994 से लागू हुआ था UNFCCC, है ना। यूनाइटेड नेशन का एक फ्रेमवर्क है साथियों, और किस लिए है? तो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क का एक कन्वेंशन है और क्लाइमेट चेंज के लिए यहाँ पर ये बनाया गया, ठीक है ना। अच्छा, जब UNFCCC साथियों बन गया तो उसके लिए हर एक देश को कहा गया कि अपन एक साल में एक बार मीटिंग करेंगे सब लोग, और उस मीटिंग में हम लोग सब डिसाइड करेंगे कि किस तरह से हमें जलवायु परिवर्तन को रोकना है, किस तरह से यहाँ पर पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाना है, किस तरह से हमें उत्सर्जन को कम करना है, यानी कि जो ग्रीन हाउस गैसें हैं उसके उत्सर्जन को कम करना है, और पृथ्वी के टेम्परेचर को बढ़ने से बचाना है, ठीक है ना। तो कोप कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज नाम से यहाँ पर पहली मीटिंग की गई देशों के बीच में। जो कोप फर्स्ट का आयोजन किया गया था साथियों 1995 में बर्लिन, यानी कि जर्मनी की जो राजधानी कैपिटल है वहां पर बर्लिन में, वहां पर 1995 में पहली बैठक हुई साथियों यहाँ पर, क्लियर। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, और ये हर साल एक मीटिंग होती है कोप की, ना। कोप फर्स्ट यहाँ पर हुई थी, ठीक है ना। अच्छा, स्टॉकहोम सम्मेलन हमने बता दिया 1972 में, मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन हुआ यहाँ पर 1972 में, स्टॉकहोम में हुआ था। क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था साथियों 1997 में, क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में, ये भी यहाँ पर क्योटो में कोप की बैठक का आयोजन हुआ था 1997 में, जो कि हर साल होता है 95 से, तो इसका क्योटो में हुआ था, तो क्योटो इसका नाम रख दिया गया, क्लियर। इसी तरह से कोप 21 साथियों हुआ था 2015 में पेरिस में, ये काफी महत्वपूर्ण है। कोप 21 की जो बैठक हुई थी 2015 में पेरिस के अंदर हुई थी, पेरिस एक राजधानी है फ्रांस की, है ना। तो इसमें क्या डिसीजन लिया गया था? पेरिस समझौता के नाम से इसे जाना जाता है। इसमें साथियों डिसीजन लिया गया था कि जो पृथ्वी का टेम्परेचर है उसको पूर्व औद्योगिक काल से, यानी कि जो पहले यूरोप वगैरह में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन किया गया यहाँ पर, तो उसको पूर्व औद्योगिक काल से 2 डिग्री सेल्सियस से कम ही रखना है। अगर संभव हो सके तो 1.5 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं जाने देना है। तो ये साथियों यहाँ पर पूरा डिसीजन जो है लिया गया था, क्लियर। तो ये सारी चीजें हैं साथियों, आपको इसी तरह से आपको अपने नोट्स में ये सारी चीजें जो है साथियों मेंशन कर लेनी है, पूरा का पूरा आपको यहाँ पर ये लिख लेना है ना। और इसी तरह से आपका एक टॉपिक पर्यावरण का पूरा कंप्लीट हो जाता है, ग्लोबल वार्मिंग, जो कि वर्ग 3 मध्य प्रदेश की जो शिक्षक यहाँ पर परीक्षा का आयोजन हो रहा है वर्ग 3 के लिए साथियों, जो DED वगैरह किए हैं लोग, उनके लिए काफी महत्वपूर्ण है, जिसमें पर्यावरण 30 नंबर का आता है, उसमें से एक टॉपिक हमने यहाँ पर कंप्लीट कर दिया है। तो साथियों उम्मीद है कि आप लोग इसका नोट्स प्रॉपर बना लेंगे, और वीडियो को देख करके भी नोट्स बना लेना है। इसी तरह से हम आपके अगले टॉपिक भी कंप्लीट करवाने के लिए इसी तरह से चीजें लेकर के आएंगे। तो साथियों मिलते हैं अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।